ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। स्कॉटलैंड के बॉलमोरल कासन में ली महारानी ने आखिरी सांस। महारानी एलिजाबेथ की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, उससे थोड़ी ही देर बाद उनका निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ के निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। ब्रिटेन में 10 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। बकिंगम पैलेस पर फ्लैग झुका दिया गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। 10 दिन का राजकीय शोक भी ब्रिटेन की महारानी के निधन पर घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी महारानी के निधन पर ट्वीट करके दुख जताया। लखनऊ के लिवाना होटल में अग्निकांड के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर हफ्ते अवैध निर्माण की जानकारी विकास प्राधिकरण शासन को देंगे। शासन की ओर से बड़े अवैध निर्माण को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रदेश में करीब 2.25 लाख अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। ये ऐसे निर्माण हैं जिन्हें विकास प्राधिकरण नोटिस दे चुके हैं या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें बड़े अवैध निर्माण पर सबसे पहले कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लिवाना होटल में अग्निकांड का मामला सामने आने के बाद अब आवास विभाग भी एक्शन मोड में है। जितने प्रदेश भर में विकास प्राधिकरण है उनको एक्टिव किया जा रहा है, अवैध निर्माण चिन्हित कराए जा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण जी हैं। सर, अभी बीसीबी की आपने कई बैठकें की हैं लगातार, क्या चीज़ें अब तक निकल कर सामने आई, किस तरह के निर्देश? जो ये कांड हुआ है अग्निकांड में, उसमें 2-3 चीज़ें बड़े खुल के आए हैं। एक तो जो फायर एनओसी है वो बताया गया कि वो कंडीशनल है और उसी कंडीशन के आधार पे उसका नक्शा जो ढांचे का है बिल्डिंग का वो पास हुआ। आवासीय प्लॉट में उसमें होटल का संचालन किया गया। तो ये कई सारी चीज़ को प्राधिकरण स्तर पे अन्य स्तर पर कंडीशनैलिटी देते हुए आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, इस पे रोकने के लिए हमने कहा कि 300 वर्ग मीटर से ऊपर के जितने आपके हाई रिस्क नक्शे अभी ओवीपास सिस्टम से आपको मिल रहे हैं, उसका भी एक बार प्राधिकरण स्तर पर उनको भी एक बार देख लें। और उसके अलावा भी जो भी वायलेशंस आ रहे, जैसे आवासीय क्षेत्र में होटलों का संचालन होना या अन्य जो संचालन होना कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, जिसको कि रोकने की आवश्यकता है, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करें। हमने ये भी कहा कि पूरी सूची को वीसी स्वयं देखें और शासन को उसको प्रत्येक सप्ताह अवगत कराएं। सर, बैठक में कई लोग अपनी रिपोर्ट लाए थे। लगभग कितना अवैध निर्माण है जो अब तक चिन्हित है प्रदेश में? देखिए, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो नोटिसेस जो दिए गए हैं विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से, जिसमें नोटिस दे करके सुनवाई हुई है या आदेश पारित हुआ है या विभिन्न स्तर पर अपील्स में जहां पेंडिंग हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 2.25 लाख के पूरे प्रदेश में है। कुछ प्राधिकरण स्तर पे अधिक है, 25,000 30,000 के 2-1 ऐसे प्राधिकरण हैं जहाँ बड़ी संख्या में है। पर ये नहीं है कि हर एक चीज़ में बड़े वायलेशंस है, ये छोटे मोटे वायलेशंस मिला के सब तरीके के हैं। आखिरी सवाल, अभी जब एलडीए-वीसी ने कुछ इंजीनियर्स की, अलग अलग अभियंताओं की आप लोग को सूची भेजी, तो आप लोगों ने कहा कि बाकी अधिकारियों की जानकारी दें। तो अपडेटेड कोई सूची मिली आप लोग को, खुद भेजी एलडीए ने अब तक, कि और कौन लोग उस दौरान तैनात रहे जो दोषी हो सकते हैं? जो सूची आई थी वो एक प्रारंभिक तौर की आई थी। उसमें ये साफ नहीं था कि कौन सा जो उसमें अधिकारी है वो उस क्षेत्र में कब से कब तक रहा और उसके क्या कार्य दायित्व में ये एरिया था कि नहीं था, ये स्पष्ट नहीं था। क्योंकि पहले भी इस प्रकार से इश्यूज आए हैं कि हमने चार्जशीट जब मांगा तब भी आया कि साहब ये वहाँ पर तैनात ही नहीं था या उसके लिए बहुत अल्पावधि का था, कुछ ही दिनों के लिए वहाँ पर तैनात थे। तो उससे बचने के लिए कि एक बार ये सही रूप से उसका जो उत्तरदायित्व है निर्धारित कराते हुए शासन को अवगत कराने की बात कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में नितिन रमेश गोकर्ण जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश भर में अब ये कहा गया है कि जो सशर्त वहाँ पर अनुमति दी जाती है विकास प्राधिकरणों की तरफ से, उन पर तो रोक लगाई जाए। साथ में जो लगभग 2.25 लाख अवैध निर्माण चिन्हित है, उनमें जो बड़े तौर पर नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, उन पर भी तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी कंगा, लखनऊ। बात करेंगे अखिलेश यादव के उस बयान की जो उन्होंने मायावती को लेकर दिया है। अखिलेश यादव ने चुनावों में हार का पूरा ठीकरा मायावती के सर पर फोड़ दिया। सपा के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव हारी तो इसकी सबसे बड़ी वजह मायावती है, क्योंकि मायावती गुप्त तरीके से भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। सपा
बसपा का झगड़ा 24 में होगा और तगड़ा। पहली बार माया पर अखिलेश का सीधा प्रहार। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। जो अखिलेश अभी तक मायावती को इशारों इशारों में भाजपा की बी टीम बताया करते थे, अब उनका ये हमला खुलेआम हो गया है। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव सवालों का सामना कर रहे थे और तभी उन्होंने मायावती को लेकर ऐसी बातें कह दी जो वो कहना तो कई दिनों से चाहते थे लेकिन चाहकर भी नहीं बोल रहे थे। अखिलेश का सबसे ज्यादा दर्द आजमगढ़ में हारने का है और इसके पीछे वो मायावती को ही कसूरवार मानते हैं। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने मायावती को लेकर तमाम बातें कही लेकिन उनकी ही बातों से कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। अखिलेश ने कहा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने भाजपा की मदद की, तो सवाल है फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन क्यों की। अब विरोधी अखिलेश को इतिहास के पन्ने पढ़ा रहे। 2019 के चुनाव में तो जाके पैर किए थे, वो बुआ बुआ कर रहे थे बहन जी को। अखिलेश के बयान से साफ है कि उन्होंने मायावती को लेकर किस जेल का जिक्र किया और किसे दिल्ली वाला जेलर बताया। अब राजभर कह रहे अखिलेश बसपा को छोड़े, पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दें। वो अपन कुनबा बचाई नहीं पाओ था, मायावती क्या कहा तुम उधर मत देखा भीतरा देखा कहा होता। अखिलेश ने अपने बयान से बहुत कुछ साफ कर दिया है। सबसे बड़ा संकेत इस बात का है कि यूपी में विपक्ष के एकजुट होने की संभावना अब बहुत कम है। उधर कांग्रेस लगातार एक मंच पर आने की अपील में जुटी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। कई लोग ऐसी पहल भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बचना चाहिए बसपा को भी ऐसे बयानों से जिससे लोगों को ऐसा महसूस। कांग्रेस अब कुछ भी प्लान करे, चाहे जितने आंकड़े गिनाए, लेकिन सपा और बसपा की दोस्ती दोबारा हो पाएगी ये उम्मीद उसे भी छोड़ देनी होगी, क्योंकि अब जब अखिलेश ने मायावती पर हमलों की शुरुआत की है तो ये जंग और ज्यादा भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश के इस हमले पर बसपा की तरफ से पलटवार होने में ज्यादा देर नहीं लगी। आने वाले दिनों में मायावती इसका जवाब जरूर देंगी, लेकिन उनसे पहले उनके भतीजे ने अखिलेश पर पलटवार किया। आकाश आनंद ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और अखिलेश यादव को ट्वीट करते हुए तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने मायावती पर ऐसा हमला बोला कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया। अखिलेश ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन अब बारी थी बसपा की, जिसने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। मायावती की तरफ से मोर्चा संभाला उनके भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ अखिलेश और मुलायम की तस्वीरें ट्वीट कर दी और चुभने वाला सवाल पूछ लिया। आकाश आनंद ने लिखा, इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुलकर बयां कर रहे हैं। कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं अखिलेश यादव जी आप आजकल। अगर बसपा जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है, तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ। आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से अखिलेश मुलायम की मोदी और योगी के साथ जो तस्वीरें शेयर की, उसमें कुछ सरकारी कार्यक्रम की हैं, तो कुछ मुलायम के आवास की। आकाश आनंद ने अखिलेश के जेल और जेलर वाले बयान पर भी पलटवार किया। साथ में शिवपाल और आजम को लेकर ऐसी बात कही जो अखिलेश को चुभ सकती है। जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी वाले कमरे से
बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वो 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं, वो अखिलेश जी ना जाने किस भ्रम में हैं। आकाश आनंद ने जो बातें कही वो पहले या तो सीएम योगी कह चुके हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर। मायावती पर किया गया अखिलेश यादव का हमला ओपी राजभर को भी रास नहीं आया। राजभर ने सवाल पूछा, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में प्रचार न करके अखिलेश यादव ने किसका फायदा किया? बीजेपी थोड़ा जीत रही है, अखिलेश जी जितवा रहे हैं। इहो ईडी सीबीआई से चिहुक गए हैं, डर गए हैं। क्यों नहीं गए आजमगढ़, ये क्यों नहीं गए रामपुर? चुनाव प्रचार में इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये भीतर बैठल हो एसी में कि गर्मी लग जाए, मार दी लुक। ये बीजेपी को साइड से साथ देते हैं। जब पिछड़ों के आरक्षण लूटा जा रहा उसके लिए योगी जी से नहीं मिल सकते, लेकिन जन्मदिन पर चोरी से गुलदस्ता लेके भिजा चले जाएंगे, दे के निकल जाएंगे। 24 के चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन तस्वीर लगभग साफ होने लगी है। जैसे कांग्रेस समूचे विपक्ष को अपनी अगुवाई में खड़ा करना चाहती है, अखिलेश यूपी समेत दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ नया मंच तैयार करना चाहते हैं और मायावती का पूरा जोर इस बार फिर से अखिलेश की रणनीति को फेल करने पर है, जबकि राजभर हर उस पाले में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे जो अखिलेश के खिलाफ हुंकार भर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मिशन 2024 के तहत पूर्वांचल की सीटें जीतने के प्लान के मद्देनजर सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी से जौनपुर, गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी योगी आदित्यनाथ जानेंगे। जनसभा भी होगी जिसे संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, वाराणसी से जौनपुर का योगी आदित्यनाथ का दौरा है। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा होगी, जनसभा भी होगी। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट खासतौर पर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से मांगेंगे। जो कमियां पाई जाएंगी उनको लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश देंगे और एक जनसभा भी वहां पर होगी जिसको संबोधित करेंगे। तो पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है योगी आदित्यनाथ का। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी जब भी योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। संभवतः जब वाराणसी वो पहुंचेंगे तो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। कल मऊ में विकास योजनाओं की सौगात दी थी। पूर्वांचल के दौरे का आज दूसरा दिन है। पूर्वांचल को मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हर बार करती रही है, लगातार करती रही है और अब जब 24 का चुनाव है तो उससे पहले अपने आप को पूर्वांचल में मजबूत कर रहे हैं। विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक होगी। अधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये भी योगी आदित्यनाथ जानेंगे। इसके अलावा जनसभा होगी, जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। वहीं अपने पूर्वांचल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में हैं। कल वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके पहले वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का मुआयना किया और अफसरों के साथ विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। तो आपको बता दें, पूर्वांचल के दौरे में वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। कल ही पहुंच चुके थे, बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचते हैं तो बाबा के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा विश्वनाथ की योगी आदित्यनाथ ने पूजा की थी। पूर्वांचल से सीएम योगी ने माफियाओं और अपराधियों को ऐसी चेतावनी दी जिसका काफी चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पाताल से भी निकालकर सजा देने का काम करेंगे। अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सीएम योगी ने मऊ से किसे संदेश दिया है, क्योंकि मऊ से जुड़े ऐसे कई नाम हैं जो चर्चा में रहते हैं। पूर्वांचल से अपराधियों को पाताल वाली चेतावनी। सपा बसपा के गढ़ में विकास की नई कहानी।
मुख्यमंत्री पूर्वांचल की धरती पर थे और यहाँ से उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को लेकर जो कुछ भी कहा उसका संदेश बहुत दूर तक गया। सीएम योगी उस मऊ में थे जो कभी राजनीतिक तौर पर मुख्तार के नाम से पहचानी जाती थी और अपराधियों माफियाओं को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके मायने अब निकाले जाने लगे हैं। मऊ को सीएम योगी ने 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। 203 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विधानसभा चुनाव के उपरांत पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मऊ जनपद वासियों को समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सीएम ने अपने पूर्वांचल दौरे में सिर्फ मऊ को ही नहीं साधा बल्कि उनका मिशन गाजीपुर और जौनपुर भी है जो आमतौर पर सपा और बसपा का ही गढ़ माना जाता रहा है। मऊ के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही बाबा विश्वनाथ की आराधना भी की। वाराणसी के बाद सीएम योगी का मिशन एक बार फिर पूर्वांचल की धरती पर ही टिका रहेगा क्योंकि शुक्रवार को फिर एक बार जौनपुर और गाजीपुर जैसे जिलों में वो दिखाई देंगे जो सपा और बसपा के गढ़ माने जाते हैं। और 24 से पहले सीएम योगी हर कमी को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं, यानी मऊ से लेकर गाजीपुर तक सीएम योगी का सीधा लक्ष्य विरोधियों को चोट पहुंचाने का है क्योंकि 80 में से 80 सीट का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब एक एक सीट भाजपा की झोली में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नगर निकाय चुनाव के तहत भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है, जिसके चलते आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक करेंगे। इसके बाद लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक होगी। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी आज गोरखपुर क्षेत्र की बैठक कर पूर्वांचल में भाजपा की जीत का खाका तैयार करेंगे। इसके बाद पहली बार भाजपा चुनाव संयोजक की नियुक्ति करेगी, जिसके लिए 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर बैठकें होंगी। तो वहीं 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठक कर सभी नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। तो आपको बता दें, गोरखपुर क्षेत्र की बैठक संगठन महामंत्री लेंगे। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठक होनी है। बैठक के बाद सभी नगरीय निकाय में चुनाव संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। जो बैठकें लगातार चल रही हैं उसका आज तीसरा दिन है। कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्र की आज बैठक होगी, अवध क्षेत्र की भी बैठक होगी। लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे। 11 और 12 सितंबर को भाजपा की बड़ी बैठकें होनी है। 14 और 15 सितंबर को भी जहां बैठकों का दौर जारी रहेगा। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल आनंद गिरी चित्रकूट जेल में बंद है। कल 10 सितंबर को दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो आपको बता दें, 10 सितंबर को दिवंगत महेंद्र नरेंद्र गिरी की बरसी है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। तो आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आना है। कल 10 सितंबर को दिवंगत महेंद्र नरेंद्र गिरी की बरसी है। आपको बता दें, सुनवाई जब पूरी हुई उसके बाद फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर फैसला आना है। बागंबरी के विलेन पर क्या होगा फैसला, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बुधवार को दरअसल इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब आज इस मामले में क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये पूरा मामला है।
भगोड़ा घोषित हो चुके सुभासपा के विधायक और माफिया डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने अब्बास के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि अब्बास अंसारी उनसे संपर्क में नहीं है, फोन बंद करके कहीं मौज ले रहे होंगे। तो ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। ओम प्रकाश राजभर ने ये तमाम बातें कही है अब्बास अंसारी को लेकर। बयान सामने आया है अब्बास अंसारी को लेकर, हमारे संपर्क में अब्बास अंसारी नहीं है। फोन को लेकर जब उनसे पूछा गया, फोन बंद करके कहीं मौज कर रहे हैं। ये बात ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी को लेकर कही है। अब्बास अंसारी फरार हैं, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है, आपके विधायक हैं, कहते क्यों नहीं कि आए सरेंडर करें? अरे हमसे भेंट हुई तब न कहीं पे भी संपर्क उनमें नहीं लग रहा, बंद सन करके अपना मजा ले रहा, कहा पता ही नहीं। बुलंदशहर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बड़ा बयान सामने आया है। किसानों के एमएसपी को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा, किसानों और सरकार में लड़ाई होगी तो मैं राज्यपाल से इस्तीफा दे दूंगा। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बुलंदशहर में ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर अगर हालात इसी तरीके से रहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसानों और सरकार में जो लड़ाई चल रही है एमएसपी की गारंटी को लेकर, उसको करीब 1.5 से 2 साल होने को आ गया है, लेकिन उसको लेकर ये जो बयान सामने आया है, बड़ा बयान है मेघालय के राज्यपाल का। उनका कहना है अगर हालात इसी तरीके से रहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये मत समझ लेना ये 300 साल भी नहीं भूलते हैं। तो खैर उनकी समझ में आया, उन्होंने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन ये एमएसपी अगर नहीं हटाएंगे तो दोबारा एक बड़ी लड़ाई किसानों के साथ होगी और मैं ये गवर्नरशिप छोड़ के उस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। वहीं बलिया में एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चों से स्कूल के टीचर टॉयलेट की सफाई करवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने के ये वीडियो बलिया का बताया जा रहा है। जैसे ही यह मामला अधिकारियों के सामने आया, हड़कंप मच गया। अधिकारी अब मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। टीचर पर बच्चों से टॉयलेट साफ कराने का आरोप लगा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। वहीं बलिया में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। छात्रों से शौचालय की सफाई कराने के मामले में अब कार्रवाई की गई है। बीएसए मनीराम सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल के प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है बीएसए मनीराम सिंह के खिलाफ, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके कहने पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें प्रिंसिपल मृत्युंजय को भी निलंबित किया गया। ये बड़ी अपडेट है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे प्रमुखता से एबीपी गंगा ने दिखाया था और उसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।